चलो लास्ट राउंड में का ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमम आप पढ़ चुके थे ना। ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमम का मतलब ये है हार्ट, लिम्फ और सर्कुलेटरी सिस्टम, इस सब आपने पढ़ दिए। तो बस तो इसमें एक लास्ट टॉपिक एक आधा आपका बच गया है और उधर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के अबाउट जाओगे तो फिर वहीं वापस लेके चलते हैं। डबल सर्कुलेशन लास्ट राउंड में पढ़ रहे थे, याद है। एक बार आपका ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से पंप होता है टुवार्ड्स द आर्टरीज और उसके बाद ध्यान देखना वापस आएगा। तो जो हार्ट की दो फेज होंगी, कौन सी फेज, एक तो कंप्रेशन और एक रिलैक्सेशन। ये अपने आप समझ में आ रही होंगी। दो तरह ये आपका, एक बार हाई प्रेशर डेवलप करेगा ब्लड में और एक बार प्रेशर हो जाएगा थोड़ा सा कम। ये आपको याद हो कल भी हमने इसके लिए डायस्टोल और सिस्टोल वर्ड लिए थे। तो बस उसी ये आपका बेस्ड होगा। लपडप साउंड की बात नहीं कर रहे थे, यही आप बता देगा। ब्लड प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल। और इसीलिए आपसे वो सवाल पूछा गया था। कौन सा सवाल? कि आर्टरीज और वेन्स में से किसकी वॉल्स थिन होनी चाहिए और किसकी थिक होनी चाहिए। उस समय भी हम लोगों ने ब्लड प्रेशर का ये जिक्र किया था। तो मैंने कहा तो बस ज़्यादातर तो पार्ट आप इसके पढ़ ही चुके हैं। क्या है? दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर देन आर्टरीज देन इन वेन्स। आर्टरीज में ज़्यादा होता है, वेन्स में आपका कैसा होगा? कम होगा। और कितना होते हैं प्रेशर? ध्यान देखना, एक बार आपका होता है 120 mm ऑफ मरकरी और एक बार होता है 80 mm ऑफ मरकरी। और इस पर आप जाएंगे तो क्या कहलाते हैं? 120 mm आप देखेंगे कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। कहीं अपन इसको ले लें अगर, ये रहा ब्लड प्रेशर 120/80। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब जिस समय 120 सिस्टोलिक है, सिस्टोलिक फेज याद है, सिस्टोल जिस समय आपका प्रेशराइज होता है। और डायस्टोल जब वो वापस रिलैक्स होगा तो डायस्टोलिक प्रेशर आप देखेंगे वो आपको कितना मिलेगा। तो ये वैल्यू आज याद रखिएगा और दोनों के नाम याद रखना, सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक। बाकी ध्यान देखना, ये एक आपने ये डिवाइस मेरा अंदाज़ है डॉक्टर्स के पास अक्सर लोगों ने देखी होगी। कभी भी आप जाएं किसी के साथ, कई बार डॉक्टर ब्लड प्रेशर मेज़र करता है। एक पट्टा सरीखा निकालेंगे, उसको लपेटेंगे, स्टेथोस्कोप उसमें से लगाएंगे जिससे हार्ट बीट सुन रहे होते हैं उस टाइम के लिए। एक रबर वॉल्व रहेगा, इसको आप देखेंगे वो पंप कर रहे होते हैं। हाँ, ये डिवाइस आप देखेंगे ये आपके लिए कहलाती है स्फिग्नोमैनोमीटर। और स्फिग्नोमैनोमीटर वो है जो आपका बगल में आप देखेंगे बॉक्स में, वैसे डॉक्टर की साइड होता है लेकिन अगर झुक के देखोगे तो उसमें आ जाएगा उसमें मरकरी ऊपर नीचे चढ़ता उतरता आपको दिखेगा। तो इसी मरकरी की हेल्प से हम प्रेशर कितना निकालते हैं, जैसे एक बार 120 mm ऑफ मरकरी और एक बार 80 mm ऑफ मरकरी। ये जो डिवाइस है मैंने कहा ये आपकी कौन सी कहलाएगी? ये आपकी कहलाती है स्फिग्नोमैनोमीटर। और स्टेथोस्कोप का एक लिए होता है, उससे आप वो लब और डब साउंड जो है वो सुनते रहते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये है, इसके अकॉर्डिंग प्रेशर ये है। तो दोनों बार आपको आराम से मिल जाएगा। मुझे लग रहा है इसका नाम भी यही कहीं लिखा होगा, इस पेज पे नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में होगा। ये आपसे बता देगा द ब्लड प्रेशर वेरीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। जो भी यही कह रहे थे, जितना कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रेशर आपका कम और ज़्यादा होगा। इन द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। और बस इस फेज का नाम याद रखिएगा। कॉन्ट्रैक्शन फेज कौन सी कहलाती है? सिस्टोलिक फेज। कौन सी साउंड होगी? लब साउंड। यानी इतना अगर आप सेंटेंस का टुकड़ा देखें तो आपको तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। समझ आ रहा है? कई बार ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंकली इनमें से कोई सा भी शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन टाइम पे प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक फेज का कितना होता है, या ड्यूरिंग द लब साउंड कितना होता है। तो तीनों का आंसर एक ही आएगा, तीनों एक ही चीज़ है। साउंड लब होती है, फेज क्या कहलाती है? सिस्टोलिक। इसमें हार्ट हो रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट, प्रेशर बढ़ाता है और बढ़ाता है तो आपका कितना होगा ये भी आपको नजर आ जाएगा, दैट विल बी 120 mm ऑफ मरकरी। और उल्टा चले जाओगे रिलैक्सेशन फेज, रिलैक्सेशन के समय क्या होगा? दैट इज नोन एज द डायस्टोलिक फेज। या फिर आप उसे कहते हैं लब हो चुका था आप डप पे जाए, इस दौरान आपका प्रेशर ड्रॉप होगा और ये प्रेशर ड्रॉप होके कितना रह जाएगा? अबाउट। इसीलिए जब आप इसको लिखते हैं 120/80 लिखता है। अगर हेल्दी नॉर्मल की बात करें भाई, कई बार ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर जब नापे आपके पर्चे पे मान चले ऐसा लिखे, हो सकता है 130 मान चलो कुछ भी 90 लिख देता हूँ। इसका मतलब ये है कि इस आदमी का ब्लड बीपी जो है वो हाई है। हर बार वही थोड़ी लिखेगा, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लिखेगा। तो ये भी लिखा जा सकता है। कई बार आप देखेंगे ये भी लिख देगा
तो जो भी उसको मेजरमेंट मिला, लो है या हाई है, वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ये जो वैल्यू ध्यान रखना, ये नॉर्मल वैल्यू है, ये क्लियर हो जाती है दोनों। और ये जो लिखी है हाई और लो की, वो अलग अलग कंडीशंस में। अब सवाल आता है ब्लड प्रेशर काहे से बढ़ता है, तो डेफिनेटली दो चीज़ों से, फैट्स और एंजाइटी। ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण ही होता है एक्चुअली एंजाइटी के समय आप देखेंगे। हाँ, अगर एक 130 जैसे हुआ ऊपर सिस्टोलिक वाला और डायस्टोलिक 80 से कम हुआ तो मतलब एक 130 हो जाए और एक 80 हो जाए, 80 से हाँ मतलब 80 से नीचे हो जाए, तो ये तो भयानक गड़बड़ बता रहा है कि आपकी अपर लिमिट भी गड़बड़ दे रही है और लोअर लिमिट भी दिक्कत दे रही है। उसमें क्या बोलेंगे, हाई प्रेशर नहीं कुछ नहीं, वो ये कोई ज़रूरी नहीं कि अपन उसको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में डिवाइड करें। ये कहलाते हैं डिस्टर्बेंस। तो कोई ज़रूरी हाई होना है कि लो होना है। ये तो एक जनरल बताया, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाई ब्लड प्रेशर एक डिसीज़ है, मतलब कंटिन्यूस हाई रहेगा, तो उनका आप कभी भी देखेंगे तो 140, 150, 160 ऐसा निकलेगा। कुछ लोगों का लो रहता है तो उनका आप देखना 110, 100 इस टाइप से निकलेगा। बाकी डिस्टर्बिंग फेज जो है वो कुछ भी हो सकती है, सही ना। अगर हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो ब्लड प्रेशर कुछ भी इरेगुलर हो सकता है, और कोई जरूरी नहीं लगातार यही रहे, हो सकता है और ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा हो। वो फिर डिपेंड करेगा किस टाइप की कंडीशंस है। एंजाइटी और फैट्स का मैं कहता हूँ, फैट्स आपके ऊपर ब्लड प्रेशर ऐसे इंक्रीज करते हैं कि फैट्स क्या होते हैं, जो आपकी आर्टरीज हैं धीरे 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 उनमें डिपॉजिट होने लगते हैं। इसके लिए एक वर्ड आता है, आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज कॉल्ड द बैड फैट। और बैड फैट क्यों कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये धीरे 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 तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे आपने कभी लेजम से पानी भरा है, आप ध्यान देखना, लेजम का आप जो है मुंह थोड़ा छोटा कर देना, ध्यान दिया क्या होता है? लेजम का मुंह बंद नहीं करने का, थोड़ा छोटा कर देना, प्रेशर बढ़ जाता है। ध्यान चला गया? तो आपका ध्यान जा रहा है, ये जो आपके अंदर पाइपलाइंस डली हुई है, अगर इन पाइपलाइंस में धीरे धीरे आपका जो है ब्लड कह रहा हूँ, फैट जमा होना स्टार्ट होगा, तो उस जगह पर प्रेशर बढ़ने लगेगा। और प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट को भी नुकसान करता है, और नॉर्मल हमने कहा जो बॉडी है उसको भी। तो एक तो फैट कर सकते हैं, दूसरा एंजाइटी इसलिए कई बार ध्यान दिया, घबराहट या ऐसी कोई चीज़, उसमें आदमी एकदम, आप देखेंगे जब भी कोई एक्साइटमेंट होगा, एकदम आदमी सांस तेज चलने लगी, आपसे कहा जाए अचानक तुम कहीं निकलो और चलो छोड़ो यहाँ वहाँ निकलो, छोड़ो अभी बगैर वेस्टी आके जोर से गोला दाग दे, हाथ में दिल की धड़कन तेज हो जाती है कि नहीं हो जाती? दिल की धड़कन तेज हो जाने को बायोलॉजिकली लेके जाओ, धड़कन तेज होना मतलब अब हार्ट ज़्यादा तेज़ी से पंपिंग कर रहा है, मतलब उतने ड्यूरेशन के लिए आपका ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ गया होगा। तो अगर एंजाइटी है, डर है, इस टाइप की चीज़ें, तो ऑफ कोर्स इट इंक्रीजेज दी ब्लड प्रेशर। फिर भी कह रहा है क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नॉर्मल प्रेशर क्या होना चाहिए, 150 से ज़्यादा मेल्स में और 140 से ज़्यादा मेल्स में नहीं होना चाहिए, वरना ये क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं डैमेज करने लगेगा। इंटरनल ऑर्गन्स को कैसे डैमेज करेगा, तो ध्यान दिया, ब्लड कैपिलरीज है, ज़्यादा प्रेशर होगा तो फटने लगेंगी, इवन ब्रेन हेमरेज में भी कॉज। और ब्रेन हेमरेज का ऐसे होगा, एक्सेसिव ब्लड प्रेशर हो गया तो जो ब्लड कैरियर्स थे वो डैमेज हो सकते हैं, फट सकते हैं, ये क्लियर हो जाते हैं। बाकी जो आप नाम कह रहे थे स्फिग्मोमैनोमीटर वगैरह, तो वो तो मिल ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। तो मुझे लग रहा है ये आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन का द एंड था। अब ट्रांसपोर्टेशन में कोई और आपके मन में सवाल बचा हो तो उसको पूछ लें, हाँ या ना? नहीं? बढ़िया। तो एक लास्ट चीज़ हम बता देते हैं, और लास्ट आपकी क्या होगी, लास्ट हो जाएगी आपकी एक्सक्रिएशन। और एक्सक्रिएशन क्या होगा, सारे कार्यक्रम हमने कर लिए, न्यूट्रिशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन एक्सेट्रा, एब्जॉर्ब कर दिया, बॉडी में पहुंचाओगे, इसको आपका यूज़ होना है, यूज़ होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी, यानी रेस्पिरेटरी आपने सिस्टम पढ़ लिया। यहाँ देखना बॉडी की पूरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपने एक साथ पढ़ ली। अब अगला काम क्या होना था, जो डाइजेस्टेड मटेरियल है, ऑक्सीजन का आना, CO2 का वापस आना, ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू थी, तो ये भी पढ़ लिया। अब एक लास्ट काम बच गया है, वो लास्ट ये बचा है कि जो भी रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इन सब के बाद जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को, या हम कहते हैं हार्मफुल चीज़ों को, आपको बॉडी से बाहर निकालना है। तो नेक्स्ट आएगा एक्सक्रिएशन। आप ध्यान देखना, पार्शियल एक्सक्रिएशन आप पढ़ चुके, पार्शियल एक्सक्रिएशन आप कहाँ पढ़ चुके, जो आपने
खाना खाया है उसमें से जो अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल है डायरेक्टली आपके एलिमेंट्री कैनल के लास्ट सिरे में लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ एक्सक्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहला पार्ट हो गया। दूसरे नंबर पे आप रेस्पिरेशन कर रहे थे तो रेस्पिरेशन में एक्सक्रिएशन खुद ही हो जाता है, वही इनटेक है और वही आउटगोइंग भी है। जहाँ से आपने ऑक्सीजन ली थी ब्लड से, वहीं से CO2 डिजॉल्व होके वापस आती है, वो भी आपके बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ तक एक्सक्रिएशन की दिक्कत नहीं थी। अब दिक्कत कहाँ से स्टार्ट होगी वो ये कि जो आपकी एनर्जी कंबशन हो रहा है या जो भी आपके पार्ट थे जब इनको सेल्स इस्तेमाल कर रही हैं, जो भी आपने खाया है उस चीज़ को मैंने क्या कहा सेल इस्तेमाल कर रही हैं। तो अब जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे कुछ ये हो सकते हैं, कुछ जैसे आपने मान चले मेडिसिन कोई ली है उस मेडिसिन का अनयूज्ड पार्ट आपके लिए हो, एक्सेसिव विटामिन हो, जैसे मान चले विटामिन ए ही है, अपन ने सपोज करें विटामिन ए की टैबलेट खाई अब, या कुछ भी इस टाइप चीज़, और विटामिन ए जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट थी उतना उसने ले लिया, बाकी जो एक्सेसिव बचा है उसका क्या होगा। आप पानी बराबर पी रहे हैं, एक्सेसिव पानी बचेगा ब्लड में डिजॉल्व, और ब्लड हमने का वही 5.5 से 6 लीटर होना चाहिए, तो बढ़ेगा नहीं। आप सोचो आज 7 लीटर 8 लीटर ब्लड के साथ अपन चलेंगे, ये पानी भी निकलेगा। खाने के साथ आप गए तमाम सारे सॉल्ट गए होंगे, इन सॉल्ट में से भी कुछ यूज़ हो गए होंगे, कुछ हटाने होंगे। तो मैंने कहा था जो इनटेक था उसमें से आपने डायरेक्टली हटा दिया, रेस्पिरेशन को आपने बाहर एक्सक्रिएट कर दिया, लेकिन जो चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली हैं पानी, विटामिन, मेडिसिन, फैट्स और भी हम कहते हैं शुगर या ये सब चीज़ें, इनका क्या करें। ये तो ब्लड में डिजॉल्व हुए तो इनको भी तो एक्सक्रिएट करना रह गया है ना। तो इनको एक्सक्रिएट करने के लिए आपके पास एक एक्सक्रिएटरी सिस्टम होगा पूरा का पूरा, जो आप देखेंगे मेन कहा जाता है किडनी, इसका सबसे प्रिंसिपल पार्ट होता है किडनी। आप देखेंगे बॉडी फिल्टर की तरह काम करती है। फिल्टर का मतलब समझ में आ रहा है, जो इस तरह की चीज़ें उनको छान कर अलग कर देगी। तो किससे बनी होती है फिल्ट्रेशन यूनिट, इस पर हम चलते हुए जाएंगे। ये भी हमने लास्ट बार पढ़ रखा है, देखें ध्यान से। द मोड ऑफ एक्सक्रिएशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं। जो हमारे यूनिसेलुलर थे उनमें तो डायरेक्ट एक्सक्रिएशन होता है, उनका तो अपन बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट ही एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन वगैरह सब लेते हैं और डायरेक्टली छोड़ भी देते हैं, उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कहेगा, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स रिमूव दीज वेस्ट बाई सिंपल डिफ्यूजन, वहीं एटमॉस्फेयर से आया था वहीं एटमॉस्फेयर में वापस फेंक दिया, खत्म। फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर, वाइल कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, जो भी एनिमल्स हैं आप कहा जाए या ह्यूमन, इनके साथ क्या होगा, दे यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स में जैसे ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम की हम बात करेंगे। ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ, सबसे पहला ये होगा आप पेयर ऑफ यूरेटर होंगे। यूरेटर वो होते हैं जो किडनी में जो यूरिन बनेगी उसको नीचे ले जाएंगे। यानी अभी इसमें फिगर आएगा, मैं भी एक ब्लॉक डायग्राम दिखा देता हूँ छोटा सा, वो आपको देखना आसानी से जल्दी समझ में आएगा, एक्चुअल डायग्राम हो जाए। मैंने कहा तुम्हारे पास दो क्या होंगी, दो होंगी किडनी। किडनी भी आप देखेंगे, किडनी अपने आप में पूरा फिल्ट्रेशन प्लांट होती है, जिसकी फिल्ट्रेशन यूनिट कहलाती है नेफ्रॉन। ये तो याद है ना, मिलियन बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलके बनी होगी। यहाँ से आपका जो फिल्टर्ड वेस्ट है वो आप देखना, फिल्टर्ड वेस्ट यहाँ से आएगा जिस चीज़ में, वो आपके कहलाते हैं, ये आपके एक मिनट, चलो यहाँ पे ऐसा कर दूँ और यहाँ पे ऐसा ये बना देता हूँ, क्या है क्लियर हो जाता है। ये जो आपके हम कहते हैं ये जो ट्यूब्स आई हैं जिनसे ये आपकी यूरिन किडनी से इकट्ठी होकर आगे जाएगी, ये आपके कहलाते हैं यूरेटर्स। तो दो यूरेटर नज़र आ रहे हैं, एक लेफ्ट किडनी से और एक राइट किडनी से। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ये आपके क्या होगा, ये होगा यूरेटर्स। इसलिए मैंने कहा सिर्फ ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब ये जो यूरिन ड्रॉप दर ड्रॉप बन रही है, क्या इसको तुम लगातार एक्सक्रिएट करते रहोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। सांस के साथ क्या था, कंटिन्यूस आप लगातार एक्सक्रिएशन पॉसिबल होता है। जो आपने फूड मटेरियल का एक्सक्रिएशन था उसमें ध्यान दिया होगा, टेम्पररी स्टोरेज बनती है रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है, वेस्ट फूड धीरे 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 इकट्ठा होता रह जाएगा, सफिशिएंट अमाउंट होगा तब उसको एक्सक्रिएट किया जाएगा। यही यूरिन के साथ भी है। यहाँ जो यूरिन बन रही है, अभी ये नहीं हुआ कि एक एक ड्रॉप बराबर आप एक्सक्रिएट करें, तो ध्यान देखना यहाँ पर होता है यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर माने तो मालूम है, हाँ या ना, थैली। और पर्टिकुलर ब्लैडर उन थैलियों को कहते हैं जो एक्स पे जो इलास्टिक होती है, इलास्टिक समझ रहे हो,
फैल सकती हैं, सिकुड़ सकती हैं। जैसे मैं याद दिलाऊं, फुटबॉल में ब्लैडर होता है, तो फुटबॉल के अंदर ब्लैडर क्यों कहते हैं? सॉफ्ट थैली मान के चलो, जो मैंने कहा एक्सपेंडेबल होती है, बढ़ सकती है, छोटी हो सकती है। तो ब्लैडर होगा। ब्लैडर के बाद ध्यान देखना, इसके बाद ब्लैडर से आगे जाएगी यूरेथ्रा। ये जो ट्यूब आपकी जाएगी, ये कौन सी कहलाएगी आगे? ये यूरेथ्रा कहलाएगी। ये बॉडी के बाहर निकलेगी, और जब यहाँ सफिशिएंट अमाउंट आपका इकट्ठा हो जाएगा यूरिन का, तब फिर इसे पास ओवर किया जाता है। तो इसलिए मैंने कहा अब ये मोटे तौर पे अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम समझ में आ जाता है आपको, हाँ या ना? कोई डाउट हो तो मुझे बोले। नाम समझ में आ गए, किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, एक आपका ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में यूरेथ्रा। बस यही 4 नाम मेन हो गए। चलें, यही आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? पेयर ऑफ यूरेटर्स, और क्या करेगा? यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। सारे नाम मिल जाते हैं आपको शीट पे भी। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज पास्ड थ्रू द यूरेटर्स, जो यहाँ से आती है, पास्ड थ्रू द यूरेटर, यूरेटर से पास की जाती है कहाँ? इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, वेयर इट इज स्टोर्ड, टेम्पररी स्टोर्ड की जाएगी अंटिल इट इज रिलीज्ड थ्रू द यूरेथ्रा। क्या अब ये क्लियर हो जाता है? बढ़िया। तो आपको हम कहते हैं अपने सिस्टम का फंक्शनिंग समझ में आता है। नेक्स्ट जाते हैं, अब आपको बताएगा ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्टरिंग यूनिट्स, और ये फिल्ट्रेशन यूनिट आपके लिए कहलाती थी नेफ्रॉन्स। इनकी भी चर्चा करेंगे, इसमें आपका क्या क्या होता है वो भी दिखाऊंगा। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। वाइटल यानी बहुत सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड। किडनी अगर फेल हो जाए तो बाकी फेल हो जाने पे हम कहते हैं थोड़ा बहुत आप इधर उधर चला लोगे, लेकिन इसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड, क्योंकि जितने भी जहरीले पदार्थ हैं उन सबको फिल्टर कर रहे होते हैं। किडनी फेल होने का मतलब शरीर में जहर फैलने लगना। क्या है, मेरी बात क्लियर है? तो ये आप बताएगा, आर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, दे फिल्टर द पॉइजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड, एनी डैमेज, इन्फेक्शन, इंजरी या रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, कुछ भी हो जाए, डैमेज हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, चोट लग जाए, या इनमें जाने वाला ब्लड फ्लो बंद हो जाए किसी कारण से, कुछ भी हम कहते हैं, इन सारे कारण से क्या होगा? लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। इनकी वजह से बॉडी में एक एक्यूमुलेट होना, मालूम है, जमा होना, इकट्ठा होना। तो इनमें से कोई भी चीज़ आए, किडनी को चोट लगे, इन्फेक्शन हो जाए ना, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही हो, सिंपली क्या होगा? आपके पॉइजनस वेस्ट बॉडी में जमा होने लगेंगे। और आगे आप समझ ही गए होंगे। तो उसके आगे खुद ही पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, किडनीज रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंसेस सच एज यूरिया, अदर वेस्ट सॉल्ट, एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रिएट देम इन द फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन। जो येलोइश लिक्विड आप बॉडी से बाहर निकाल देते हैं उसे यूरिन आप कह देते हैं। परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन, 2 खास काम करती है। रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर और वाटर बैलेंस ऑफ द ब्लड, ब्लड का वाटर बैलेंस बनाए रखती है, क्योंकि अगर एक्सेसिव वाटर है तो पानी शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, वही प्लांट्स टाइप। और अगर शरीर में पानी कम है तो ध्यान देखना उतने में ही काम चलाएगा। और इसीलिए आपको एक चीज़ याद आएगी आगे जाके, इसमें क्या आएगा? टर्म रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब समझ में आ रहा है? आपके जो ब्लड है उसमें जाएगा, नेफ्रॉन में भी आगे चलेंगे, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद आएगा, ऐसी ट्यूब टाइप होता था। उस नेफ्रॉन में आपका जो भी चीज़ें जाती हैं उनको ब्लड पहले क्या करता है? सेपरेट, नेफ्रॉन क्या करता है? सेपरेट, पानी अलग, ये अलग। और उसके बाद एक चीज़ आती है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन वर्ड का मतलब समझ में आता है? मतलब रीएब्जॉर्प्शन हम दोबारा एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन सिलेक्टिव मतलब अगर बॉडी में पानी सफिशिएंट है तो ये पानी, लेकिन सपोज करो पानी बॉडी में सफिशिएंट नहीं है तो उस पानी को बॉडी रीएब्जॉर्ब कर लेगी। फिल्ट्रेशन के बाद पानी वापस रीएब्जॉर्ब कर लेगी, जो वेस्ट मटेरियल थे उनको अलग कर देगी। ये डिपेंड करता है कि क्या आपके लिए यूज़फुल है और क्या यूज़फुल नहीं है। बढ़िया। रेगुलेट्स द पीएच ऑफ द ब्लड, ये तो ऐसे ही समझ में आ गया होगा। कोई भी एसिड या बेस या सॉल्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो उनको उस हिसाब से निकाल कर या दोबारा एब्जॉर्ब करके रखेगी। ये देख लें ध्यान से, जो मैं आपसे बात कर रहा था अभी उसका एक्चुअल डायग्राम दिख जाता है, ठीक है ना। ये जो 2 आपको लाल लाल कलर की मज़ेदार चीज़ें नज़र आ रही हैं, है ना, आधे कटे सेब जैसी, यही आपका क्या है? यही है किडनी।
क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनकी किडनी इधर है। हाँ नहीं, कई बताते हैं, मैं कहूँ ये याद क्यों नहीं है, बोले सर किडनी काम नहीं कर रही थी। मैंने कहा सही कह रहे हो। तो अब इस किडनी से आप देखना, ये हो गई फिल्ट्रेशन यूनिट। बाकी आर्टरी वेन्स लाल नीले कलर में नजर आ रही हैं। अब ध्यान देखें इसी फिगर को, क्या इस फिगर में आपको एक खास ट्यूब नज़र आ रही है? इस ट्यूब का नाम याद है कि बगल से पढ़ना पड़ेगा? है यूरेटर, टर, बस यूरेथ्रा सबसे लास्ट होगी। थ्रा को थ्रो से जोड़ देना, समझ में आ जाएगा। थ्रो माने मालूम है ना, फेंकना। बस दिमाग लगाओ, थोड़ा सा याद रखने तरीके होते हैं। ये नहीं कह रहे यूरे थ्रो याद रखो, तो कह रहे हैं थ्रा को थ्रो से जोड़ दो, मन में कहीं याद बना रहा है, याद करने तरीके और कुछ नहीं। ये जो आपके, ये आपके यूरेटर, समझ में आ रहा है? ये भी इसलिए मैंने पहले ब्लॉक डायग्राम में दिखा दिया था। और इनसे ध्यान देखोगे, ये जो है ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, और फिर लास्ट में ये जो ट्यूब आगे जाएगी, ये ट्यूब कहलाएगी यूरेथ्रा। और चेक कर लें, ये यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये तो मालूम है वीना केवा और वो ऑर्टा चलती हैं बॉडी से, यहीं से आगे जाके दो तरफ डिवाइड होती हैं, एक लेफ्ट लेग साइड और एक राइट साइड। ये आपका होगा लेफ्ट यूरेटर, और वो दिख रहा होगा राइट यूरेटर हो जाएंगे, ठीक है ना। लेफ्ट किडनी दूसरी अपने आप दिख जाएगी, इधर लेफ्ट किडनी है तो उधर राइट किडनी होगी यार, और क्या। तो सर किडनी डोनेट करते हैं सर, उसमें ब्लड ग्रुप देखा जाता है कि किडनी देखते हैं जब डोनेट करते हैं तो सिर्फ ब्लड ग्रुप नहीं, किडनी डोनेट करने के लिए कम से कम 50 से ऊपर टेस्ट होते हैं। कई चीज़ें मैच करते हैं तभी किडनी मैच करती है, नहीं तो इसलिए हर आदमी की किडनी सबको नहीं लगती। पर्टिकुलर कहा जाता है सबसे पहले ब्लड रिलेटिव्स को देखो, क्योंकि उनकी किडनी मैच करने के चांस ज़्यादा रहते हैं, डीएनए एक जैसा होता है। सिर्फ ब्लड ग्रुप नहीं, लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट आर देयर। और फिर भी ध्यान रखना, गारंटी डॉक्टर नहीं देता, वो कहता है किडनी हो सकता है कि आपकी बॉडी एक्सेप्ट ना करे, वाइटल ऑर्गन्स है। चले, ये तो फिगर क्लियर हो गया। ये यहाँ ऐसे बना हुआ है और यहाँ हमने ऐसे सिंपल सा बना दिया था, किडनी यूरेटर ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो ब्लॉक डायग्राम कहा था मैंने। अब तुम कहोगे हमारे पास बनाने को आया तो हम क्या बनाएंगे, बताओ सुरेश अग्रवाल? ये वाला बनाओगे कि ये वाला बनाओगे? ये वाला बनाओगे, बस वो तो समझने के लिए, याद रखने के लिए ये होते हैं। बाकी प्रॉपर शेप मैंने कभी ये है। हाँ, इसमें ये तुम ज़्यादा है तो ये हल्का सा इनमें से एक आध चीज़ खा जाना, ऑल्टा या ये तो उसमें से तो चल जाएगा, इनको मत खा जाना। चले, इसके बाद क्या होगा, आपसे कह रहा है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन कौन सी प्रोसेस थी याद रखना। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो काय से रिलेटेड वर्ड है? पानी से। तो रेगुलेशन अपने आप समझ में आ गया होगा। रेगुलेशन मतलब ही होता है रेगुलेट करना। देख लो, अगर मैंने कहा था ना इंग्लिश ठीक होगी तो बहुत सारे वर्ड अपने आप समझ में आ जाते हैं, डिफाइन नहीं करने पड़ते, उनका सेंस वैसे ही समझ में आ जाता है। और यही कराता हूँ, इसलिए आप ध्यान दीजिए, एक एक वर्ड पे चर्चा करता हूँ। अगर आप कंपैरिजन करेंगे अपने पुराने 7th 8th या हो सकता है तो 10th भी में भी ऐसा होता हो, पता नहीं मुझे, क्योंकि इस साल तो क्लास नहीं लगी। बट अक्सर ही होता है क्लास में से एक बच्चे को खड़ा किया, हाँ तुम पढ़ो, ऐसे ही होता है, कुछ और होता है। जैसे एक पैराग्राफ या कम से कम 1-2 पैराग्राफ पढ़ दिए, फिर उन्होंने उसका हिंदी मीनिंग ओवरऑल में बता दिया। बेटा ओवरऑल मीनिंग का ही तो नतीजा है कि आपको ओवरऑल तो पता है, बट तो आपको वो तो समझ आ जाता है क्या लिखा है, लेकिन जब तुम खुद लिखने बैठते हो, क्योंकि वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं मिलता ना, तो हम तो पर्टिकुलर में ही चलते हैं। ध्यान दिया होगा, हम तो लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, इसीलिए और एक एक लाइन पे ये जाते हैं और एक एक वर्ड की मीनिंग डिस्कस करते हैं और आपसे पूछते आते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन अपने आप समझ में आता होगा। ऑस्मो का मतलब है पानी और रेगुलेट का मतलब समझ में आ ही रहा होगा। और इसलिए कह रहा था प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग, क्या रेगुलेट करना है, आयन कंसंट्रेशन और वाटर कंटेंट को, क्योंकि मालूम है पानी का काम प्लांट से पढ़ते आ रहे हो, पानी जो है मिनरल या आयंस को ऊपर नीचे करने काम में आते हैं। तो चलो प्लांट में ऊपर नीचे करते थे, अपने तो दाएं बाएं भी कर लेते हैं, करते वही है पानी। बढ़िया। देन आप जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, पहले ज़रा 2-3 चीज़ें पढ़ लें, फिर इस पे जाएंगे नेफ्रॉन के डायग्राम से बताऊंगा। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स, और ये फिल्ट्रेशन यूनिट क्या कहलाएंगी,
नेफ्रॉन या इनका एक और नाम है यूरेनी यूरेनी फेरस ट्यूब्यूल्स। पढ़ो ना, तो कह देता हूँ तो पढ़ना ही बता देता हूँ भैया, मजे से पढ़ो। जब मजे से पढ़ोगे तभी तो समझ में आएंगे। बात समझ आ रही है? अपन के क्या लिखा है, पढ़ो आराम से। यूरेनी फेरस और ट्यूब्यूल्स, हो गया? यही पढ़ते हो, यूरेनी फेरस ट्यूब्यूल्स। 2 बार पढ़ोगे फिर चिपका देना आपस में। देन नेक्स्ट जाएगा, दीज आर कंसीडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यही आपकी किडनी की फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं। कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब्यूल होगी इसमें। वैसे फिगर हम पढ़ा चुके हैं इसका, एक इस टाइप क्वाइल्ड ट्यूब्यूल होती है। वन एंड इज कनेक्टेड टू डबल वॉल्ड कप शेप्ड। चलो इस पर भी आते हैं, इसमें इसी बारे में लिखा है सब, अपन यहीं से दिन देख लेते हैं पहले। हटो, ये तो आपकी एक किडनी है ना, एकदम मशरूम टाइप। देख लो, मशरूम ऐसे ही होता है, नहीं देखा कभी? अरे ये रहा, देख लो, ध्यान से देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये आपकी किडनी हो गई। किडनी में हम बता दें, कोई बहुत ज़्यादा पार्ट आपको पता रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ इतने ज़्यादा वो नहीं है। चाहे ना तो 1-2 नाम याद कर लेना। जो मैंने कहा 1-2 नाम जो आपकी इच्छा हो वो याद रखिएगा। आपको मेन ये नाम याद रखना। ये क्या होता है, ये जो आगे ट्यूब जा रही है किडनी से, ये यूरेटर कहलाती है, आपको मालूम है। अब हम मेन सवाल पे आते हैं। इसमें भी मैंने जब पढ़ा रहा था तो मैं कहता है डिटेल्ड फिगर है, और इसको आराम से देख लें, और इसमें से क्या क्या हम याद रखेंगे पर्टिकुलरली वो ज़रूर देख लीजिएगा। पहली बात तो आप ये देखें, जो भी आपका नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सबसे शुरुआत में आप देखेंगे कप लाइक, कप सरीखा स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। दिख रहा है ये कप सरीखा स्ट्रक्चर, इसको आप कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। इसको आपको याद रखना है। सबसे पहले ऊपर जो कप है वो है बोमेंस कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल में क्या होगा, ध्यान देखना, इसमें आपकी जो आर्ट्रियोल है, आर्ट्रियोल समझ में आ रहा है ना, आर्टरी का भी बाल। आर्ट्रियोल्स का मतलब हुआ आर्टरीज का बाल, जैसे मैंने कहा था रूट हेयर, हेयर ऑफ द आर्टरी। वो आपका कहीं क्या कर रहा होगा, वो इसको सप्लाई कर रहा होगा ब्लड। क्या है समझ में आते हैं ध्यान से? ये आपके एक एफरेंट है और एक स्पेलिंग में हल्का सा अंतर है, ध्यान देखना। एक आने वाला है और एक जाने वाला है, क्यों ब्लड आएगा भी और फिर भैया ले भी तो जाओगे, छोड़ के थोड़ी चले जाओगे सारा ब्लड। इसलिए मैंने कहा नहीं एफरेंट और एफरेंट लिखने हो तो आप आर्ट्रियोल बता सकते हैं, इतने से भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आर्ट्रियोल्स कम से कम बता देना। क्या इतना क्लियर हो गया? अब ध्यान देखना है, इस ट्यूब में ये ब्लड यहाँ पर कहीं पर आया, ये एब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद आप देखना, आप बढ़ेंगे इस ट्यूब में धीरे धीरे आगे। जब इस ट्यूब में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जाएंगे, तो पहले इतना पार्ट बता देता हूँ फिर आगे चलूँगा, ठीक है ना। पहले इतना पार्ट यहाँ तक कर लूँ कलर। अब देखें, ये आपकी कहलाती है डिसेंडिंग लिम्ब। लिम्ब माने तो मालूम है, लिम्ब मतलब होता है जैसे अपने दोनों हाथ लिम्स कहलाते हैं, साइड्स या हिंदी में कह देते हैं भुजा, आर्म्स। तो ये दिख रहा होगा डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग माने मालूम है, हाँ या ना? गिरावट, सही कह रहे हैं। नीचे उतरना तो कोई महान काम नहीं कह रहा, डिसेंडिंग लिम्ब कह रहा हूँ तो सही कह रहा हूँ। इसलिए कुछ नाम याद होते जाएंगे अपने आप। जब आपका डिसेंडिंग लिम्ब में चीज़ें धीरे धीरे चढ़ेंगी, इसके बाद आप, ये लूप ऑफ हेनली है। अभी लूप ऑफ हेनली पे मैं क्रॉस कर देता हूँ, आप चाहें तो याद रखें, भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लूप दिख ही रहा होगा, हेनली साइंटिस्ट था, ठीक है, उसके नाम पर रखा गया, जैसे बोमेंस कैप्सूल कह रहे थे। अब इस लिम्ब को तुम क्या कहोगे? असेंडिंग लिम्ब कहोगे। पढ़ने के बाद मिला क्या? अंदाज से मिल गया? अंदाज से मिल जाना चाहिए, बेहतर है। ये लिम्ब आपकी हो जाएगी असेंडिंग लिम्ब, ये समझ में आ जाती है। ये आपका लास्ट में यहाँ पे आपका रीअब्जॉर्प्शन होता जाएगा और ये यहाँ कहीं आ गए। लास्ट में ध्यान देखना क्या होगा,
यहाँ पर आपके पास होती हैं कलेक्टिंग डक्ट्स, तो इसको आप छोड़ सकते हैं बड़े मज़े से। इसके बाद देखो ध्यान से, ये इसमें अलग अलग ट्यूब्स आपकी गई हुई है। डक्ट माने तो मालूम है, जो छोटे छोटे होल होते हैं उनको हम डक्ट कहते हैं। तो ये दिख रहे हैं, तमाम सारी ऐसी अलग 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 जगह मौजूद होंगी, और ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी कलेक्टिंग डक्ट। तो कितने नाम आपको एक नेफ्रॉन में याद रखते हैं। मुझे लगता है नेफ्रॉन में कोई बहुत ज़्यादा टफ फिगर नहीं है। नेफ्रॉन का फिगर एक कैप्सूल टाइप बनाओ, ठीक है, थोड़ा घुमा के, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही ऐसा बनाओ, तो सीधा ऐसा ही बना सकते हो। समझ आ रहा है, क्योंकि इतने सारे नेफ्रॉन होते होंगे, सब क्या बिल्कुल एग्जैक्ट यही टर्न लेते होंगे। कोई फैक्ट्री फिटेड मामला थोड़ी है भाई, फैक्ट्री में बन के निकल रहे हो मशीन से सांचे में डाल के। इसलिए मैंने कहा कैप्सूल बनाओ, थोड़ा सा घुमाव दे दो, और यहाँ तक प्लेन चलेंगे। लास्ट में एक दो जगह कलेक्टिंग डक्ट बता देना, वो भी फंक्शन समझोगे तो निकल आएगा। वुमेन्स कैप्सूल मिल जाएगा, 2 लिम्ब हैं, एक ये और एक ये। एक में नीचे उतरोगे तो डिसेंडिंग लिम्ब हो गई, एक में ऊपर चढ़ोगे तो डिसेंडिंग लिम्ब हो गई। नीचे एक लूप है, लूप माने तो मालूम है ना, अगर याद आ जाए लूप ऑफ हेनली तो अच्छी बात है, नहीं याद आए तो कोई दिक्कत नहीं। अपन 10th में अपन ने कौन से 12th पास कर लिया है, ठीक, सिंबल याद आए कोई दिक्कत नहीं। लास्ट ये कलेक्टिंग डक्ट है, इनको आप याद रखेंगे, दैट्स ऑल। इतना सिंपल डायग्राम आप बना सकते हैं, आई होप सो। और जो आप बना लेंगे तो इसके बारे में आप बता देता हूँ, देखें ध्यान से, जो मैं बात कर रहा था क्या होगा ध्यान देखना। सबसे पहले इसमें लॉन्ग कॉइल ट्यूब होगी, एक एंड कनेक्टेड टू अ डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर। देखें जरा ध्यान से, क्या आपका कप डबल वॉल्ड है, देख रही हैं, 2 दीवारें। और क्या कहलाता है वो भी पढ़ने आ रहा होगा, वुमेन्स कैप्सूल। बढ़िया, इसमें का आराम से फिगर देखो, फिर पढ़ते हुए जाएंगे, एक एक सेंटेंस मिला लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ फिर आए तो मुझे पूछना, ठीक है ना। वन एंड इज कनेक्टेड टू अ डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंड इट्स अदर एंड टू ए यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। दूसरा सिरा कहाँ से जुड़ा होता है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक। अब आगे जाएंगे, द वुमेन्स कैप्सूल कंटेन्स ए बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। जो आपकी वुमेन्स था उसमें मैंने कहा था भैया किसको छानेगा, तो आने और जाने वाली आर्टरीज होंगी, उनका नाम याद रख सको तो रख लेना। क्या नाम लिखा है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। देन आगे जाते हैं, और नहीं मिले ये लो, कनेक्टेड टू ए बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, अपना काम चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका फंक्शन क्या है, टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट। ये जो आपका पार्ट है ब्लड को फिल्टर करेगा और उसके जो पार्ट हुए उनको आगे बढ़ाएगा। द फंक्शन ऑफ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये जो आपका ट्यूबुलर पार्ट था, तो ये क्या करता है, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। जो जो चीज़ें ज़रूरत की हैं उनको दोबारा से रीएब्जॉर्ब करेगा, कि ऊपर वाले वुमेन कप ने उनको अलग अलग कर दिया है, अब एब्जॉर्ब करना है नहीं हमारे हाथ में। किसका एब्जॉर्प्शन करोगे, ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेज इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज जुड़ी होती हैं, धीरे धीरे दोबारा डिफ्यूजन से वापस आ जाते हैं। क्या इतना सा फंक्शन समझ में आ गया, हाँ या ना, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ फिल्टर कर लो और यहाँ पर आराम से जो चीज़ें उन्हें मज़े से एब्जॉर्ब कर लो। तुम कहोगे एब्जॉर्प्शन के लिए इतनी लंबी लंबाई क्यों दी है, मैं फिर तुम्हें लेके चलूँगा छोटी आंत के पास में, जो सिर्फ 20 फीट लंबी होती है। हाँ, छोटी आंत कहलाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और लंबाई देखो तो 20 फीट होती है। इतनी लंबी क्यों होती है, फिर एक क्वेश्चन था, क्योंकि भैया एब्जॉर्प्शन करती है, और एब्जॉर्प्शन ऐसा थोड़ी है, उसमें कोई खिड़कियाँ थोड़ी बनी है, इधर से फूड घुसा और धप धप खिड़कियों में डाल दिया। ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज़न होगा, डिफ्यूज़न विल टेक टाइम, तो कम से कम इतनी देर तक उनमें घूमे कि धीरे धीरे डिफ्यूज़न कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ भी वही है, जो आप रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, तो रीएब्जॉर्प्शन है थोड़ी है कि यहाँ से मान लो पानी वापस से ये यहाँ पे पाइप लगा दिया, पानी बोले इसमें भेज दो, दोबारा एब्जॉर्ब होगा। तो दोबारा एब्जॉर्ब होने के लिए ट्यूब लेंथ एक लंबी चौड़ी रिक्वायर्ड होगी। क्या है, क्लियर हो जाती है, एक एक चीज़ में मैंने इसलिए बात कर ली है बस। तो ये आपका हो गया, जो हम बात कर रहे थे पूरी कहानी हो जाएगी। क्या होगा,
सबसे पहले ब्लड आएगा, आपका आएगा मेटाबॉलिक वेस्ट से भरा हुआ, जो भी वेस्टेज है, यूरिक हो, यूरिक एसिड हो, प्रोटीन्स हो, हमने कहा सॉल्ट हो, मेडिसिन के बचे हुए जो कुछ भी हो, उनके साथ सबसे पहले किस में घुसेगा, आने वाली में, हाँ या ना। अब ये दोबारा तो नहीं देखा ना, एफरेंट और आर्ट्रियोल ऊपर थे, आर्ट्रियोल, इसके बाद किस में पहुंचेगा, ग्लोमेरुलस में। देखें ध्यान से, ये रहा, ये आया और ये इसमें पहुंच गया, बस यहाँ से अपना कार्यक्रम शुरू। दिख रहा है, हाँ या ना। और ये हर बार वाइट क्यों हो जाता है, मैं पीला लेता हूँ। अब तो देखने लगा। अब इस बार नीचे जाएंगे, फिर कहाँ जाएगा, वुमेन्स कैप्सूल में। ठीक, इसको तुम छोड़ सकते हो, कहाँ जा रहा है ये तुम्हारा ध्यान गया होगा, उस ट्यूब का नाम है, तुम इसमें बता सकते हो। इसकी जगह तुम एक वर्ड चेंज कर सकते हो, बताओ इसकी जगह अपन क्या लिखें, डिसेंडिंग लिम्ब। समझ में आ गया, इसमें क्या था वो नाम छोड़ दो, एक्चुअल जो बायोलॉजी का है सिंपल क्या बता सकते हो, डिसेंडिंग लिम्ब में जाएगा। उसके बाद किसके लूप में पहुंचेगा, बढ़िया। अब इसके बाद इस नाम को हटा दो, असेंडिंग लिम्ब कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इतनी बायोलॉजी पढ़ने, अब अपन लास्ट पेपर देंगे, इतनी बायोलॉजी या तो पहले ही याद हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई तो अब करोगे मत, हाँ नहीं पता चले अच्छे वाले में गड़बड़। लास्ट कहाँ पहुँचोगे, लास्ट की आपकी, अरे आगे नहीं, सॉरी पीछे, कलेक्शन, बस आए कलेक्टिंग डक्ट, और लास्ट में जो यूरिन बच रही है वो कहाँ जाएगी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठी। जब इकट्ठी हो गई तो यूरेथ्रा से बाहर, तो बिल्कुल साफ बता देगा यूरिन एक्सक्रीटेड आउट, खत्म। तो आपकी यूरिन की शुरू से लेके लास्ट तक की कहानी इस साइकिल में कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए इस फॉर्म में लिख देते हैं कि आपको जल्दी से एक बार में समझ में आ जाए। तो आई एज आई होप आ जानी चाहिए ज़्यादातर लोगों को, है ना, याद रहेगी। देखेंगे फॉर्मेशन क्या है भाई, फिल्ट्रेशन, कैसे यूरिन फॉर्म होती है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। एक मजेदार बात आता हूँ, तुम सब पढ़ चुके हो, जो इसमें लिखा है वो पढ़ चुके हो, दैट इज रिपीटेड अगेन। ये इसलिए लिख दिया है कि 10th में जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे आप अचानक इसको लिख नहीं पाएंगे कि इसमें क्या लिखना था सर, आधे पूछेंगे, हाँ नहीं, तो इसलिए दोबारा से एंड दे दी जाती है। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है, वही पुरानी जो ऊपर लिखी थी, द नाइट्रोजन वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनीज, दस किडनीज आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। ये में क्लियर हो गया। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड, हर कैपिलरी का क्लस्टर, क्लस्टर यानी गुच्छा, और कौन सा होगा गुच्छा, वो आर्ट्रियोल्स का गुच्छा, कैपिलरी कह सकते हो, रूट हेयर। हर गुच्छा किससे अटैच्ड होता है, एक कप शेप्ड एंड ऑफ ए ट्यूब। इसका तो नाम भी मालूम है, कप शेप्ड एंड था। वुमेन्स कैप्सूल क्या करता है, विच कलेक्ट्स द फिल्टर्ड यूरिन। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। कैसे होता है तो बता देंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल्स, समझ आ रहा है, ब्रिंग्स द ब्लड, इसलिए लैंग्वेज लिख दी है, ब्रिंग्स द ब्लड इनटू द वुमेन्स कैप्सूल एंड एफरेंट आर्ट्रियोल्स टेक्स द प्योर ब्लड फिल्ट्रेट हैविंग मेनली यूरिया यूरिक एसिड मूव्स थ्रू द ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल से चला जाता है, जो इसमें से वापस लेना होगा वो वापस ले लेना। अब कोई पूछ दे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, एज आई होप इतना पढ़ाने बाद अब मालूम सबको है, रफ आइडिया सबको अंदाज है रीएब्जॉर्प्शन में कैसे कह रहा हूँ। फिर भी जिन्हें बिल्कुल वो रहता है नहीं हम इसमें से याद करेंगे, उनके लिए ये डाल दिया था, भी अलग से पढ़ लो, याद ही कर लेना एकदम। क्या सम सब्सटेंसेज इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली, मतलब जिनकी ज़रूरत होगी उनको सिलेक्ट करके एब्जॉर्ब किया जाएगा जितना ज़रूरत है, एज द यूरिन फ्लोज अलॉन्ग द ट्यूब। क्लियर हो गया। और कौन सी ट्यूब ध्यान है, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब में जब चल रहा होता है। दिस डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर इज देयर इन द बॉडी। ये किस बात पर डिपेंड करेगा, कितना एक्सेस वाटर है। एक्सेस वाटर ज़्यादा है, कम एब्जॉर्ब करेंगे, हटाएंगे, और एक्सेस वाटर नहीं है तो ये एब्जॉर्ब कर लेना, सही है ना।
क्या कहेगा, ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर इज देयर इज इन बॉडी एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट इज देयर इज टू बी, कितने वेस्ट को आपको एक्सक्रीट करना है, इसी बात पे क्वांटिटी डिपेंड करेगी। फाइनली द रिमेनिंग फिल्ट्रेट गोज टू द कलेक्टिंग डक्ट, वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, वहां से आपका यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा। और आगे पढ़ते हैं, स्मॉलर डक्ट्स कंट्रीब्यूट टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज डक्ट। अब सेक्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यूरिन फॉर्म्ड इन ईच किडनी एंटर से लॉन्ग ट्यूब, अब तो सब पढ़ चुके। यूरिन फॉर्म में लंबी सी ट्यूब में एंटर करती है, फिर वही द यूरेटर विच कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और किडनी को कनेक्ट करती है। फिर यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बार बार बता दिए जाते हैं कि भैया आदमी को 2-3 बार में नहीं समझ में आ रहा होगा, इस पूरे को एक पेज में खत्म कर सकता हूँ। दिक्कत वही है, एक पेज पढ़ने के बाद तुम ये कह दोगे सर ने तो पढ़ा ही नहीं, पता ही नहीं चला कब पढ़ा दी। अब पता हो गया होगा, हाँ पढ़ाया, खूब खो के कूट के पढ़ाया हमने। यानी कुछ समझ में आया? क्या आया? सर आप पढ़ा रहे हैं। चलो लास्ट था अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड, जब प्रेशर एक्सपेंड होगा लीड्स टू पास आउट द यूरेथ्रा, तब यूरिन आप पास कर सकते हैं। तो अब कुछ बचा, बिल्कुल बचा एक आर्टिफिशियल किडनी की चर्चा और कर लेंगे थोड़ी देर में। आर्टिफिशियल किडनी कब काम में आती है? जब आपकी किडनीज वर्क नहीं कर रही हो, तो फिर आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस कहलाती है। डायलिसिस की प्रोसेस में क्या है, जो काम आपकी किडनी कर रही थी फिल्ट्रेशन का, वही काम हम कराते हैं कि स्पेशल मशीन से, जिसमें आप देखेंगे फिल्टर्स मौजूद होते हैं, जिसमें अलग अलग केमिकल सॉल्यूशन मौजूद होते हैं, जिनका काम ही होता है कि आपके ब्लड में से तमाम सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेना। क्या किया जाता है, ध्यान देखना, यहाँ पर छेद करते हैं, छोटा सा इंजेक्शन बना छेद है बर में से बोले छेद करते हैं, मतलब गोर, हाँ एक बचा हुआ है छेद, इससे कनेक्ट कर देंगे डायलिसिस मशीन को, जिसमें डायलाइजिंग सॉल्यूशन होते हैं या डायलाइजिंग केमिकल्स कहलाते हैं, जो भी हैं, उनमें आपका पास ओवर होगा। वो अपने अकॉर्डिंग जैसा डॉक्टर सेट करेगा उसके अकॉर्डिंग सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करेंगे या छोड़ेंगे, और ये प्योरीफाइड ब्लड वापस आके फिर दोबारा इधर से चढ़ा दिया जाएगा। तो इसलिए आपकी किडनी अब यहाँ के बजाय सामने रखी मिलती है, बस दैट्स ऑल, फंक्शन वही होता है। कोई दिक्कत अब इसमें? ये देखें क्या आपसे कहेगा, चलो ये तो दिख ही रहा है, इट इज़ अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इन केस ऑफ किडनी फेल्यूर एंड आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। क्या होती है आर्टिफिशियल किडनी? डायलिसिस। इट इज़ द प्रोसीजर यूज्ड इन आर्टिफिशियल किडनी, जो इसमें इस्तेमाल होती है टू डू द वर्क ऑफ ए नॉन फंक्शनल और डैमेज्ड किडनी। इन द प्रोसेस ब्लड ऑफ द पेशेंट इज अलाउड टू पास थ्रू द लॉन्ग सेल्यूलोज ट्यूब्स। जो पेशेंट का ब्लड है वो लॉन्ग सेल्यूलोज ट्यूब्स में उस मशीन में फ्लो किया जाता है। फिर क्या होगा, डिप्ड इन ए टैंक कंटेनिंग डायलाइजिंग सॉल्यूशन, जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन कह दो चाहे केमिकल्स कह दो, उनमें आपका ब्लड जाता है। देन आप कहाँ जाएंगे, हैविंग सेम आयनिक कंसंट्रेशन एज प्लाज्मा, जिसका आयनिक कंसंट्रेशन कैसा होता है, जैसा आपका प्लाज्मा का रहता है उसी हिसाब से। द वेस्ट सब्सटेंसेज डिफ्यूजर्स आउट ऑफ ब्लड, जो वेस्ट सब्सटेंस है वो आपके टैंक में डिफ्यूज हो जाते हैं। और क्या होगा, जो आपका क्लींस्ड ब्लड है, साफ सुथरा ब्लड है, इज रिटर्न बैक। तो ये करना, इधर से जाएगा, उधर से ट्यूब वापस ला के फिर दोबारा इंजेक्ट कर देंगे, तो वहाँ से अभी एक फिगर देखेगा उसमें आपको दिख भी जाएगा साफ तौर पे, NCERT का फिगर है और कुछ नहीं। रिटर्न बैक थ्रू अ वेन, दिस प्रोसीजर इज नोन एज दी हीमोडायलिसिस। और हीमो का मतलब तो मालूम ही है, हीमो आयरन, और एक्चुअली हीमो मतलब बायोलॉजी में हम कई बार उससे भी लेते हैं ब्लड से, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का भी एक रफ मीनिंग, बाकी एक्चुअल हीम माने आयरन ही होता है, ये ध्यान रखना। सर डायलिसिस एक प्रोसेस को बोलते हैं, फिर आर्टिफिशियल किडनी का डायलिसिस ये पूरी प्रोसेस है, वो डायलिसिस मशीन होती है, उस मशीन को आप आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। बाकी वो आर्टिफिशियल किडनी नहीं कहलाती, वो तो अपने समझने के लिए कहा है कि ये अपनी किडनी की नेचुरल और वो कैसी किडनी है, वो आर्टिफिशियल है, तो उस मशीन को डायलिसिस ही कहा जाता है जनरली। बाकी डायलिसिस इज़ अ प्रोसेस। जैसे आपसे कभी आप पढ़ेंगे तो आप बताएगा पेशेंट को डायलिसिस पे रखा है,
पेशेंट को डायलिसिस पे रखा है, मीनिंग ये है कि उस मशीन से उसकी डायलिसिस हो रही है, ठीक है। डायलिसिस इज एक्चुअली द प्रोसेस। कंट्रोल कैसे करता है ये डायलिसिस? कौन सी चीज़? डायलिसिस नहीं, ये सब ऑटोमेटेड कंट्रोल्ड है, ये पूरी मशीन होती है, डिजिटल नहीं, मशीन। उन्हें प्रोग्राम कैसे कराया जाता है? मतलब कैसा प्रोग्राम, कैसा करना? वो ऑटोमेटिक रहता है ना पूरा? ऑटोमेटिक में सेटिंग्स रहेंगी ना, कितना टाइम देना है, ये जो इसमें अंदर केमिकल्स हैं किसका कंसंट्रेशन कितना रखना है, उनमें से कुछ चेंज भी होते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। तो वो जो हम कहते हैं जो डायलिसिस कर रहा होगा, जैसे आप ध्यान देंगे डायलिसिस घर में नहीं हो सकती, नहीं तो कितना आसान काम है, जैसे अपन किसी कंपाउंडर को बुलाएं या डायलिसिस की मशीन खरीद लें, और किसी कंपाउंडर बुलाएं, भाई इंजेक्शन तो कोई कंपाउंडर लगा देगा, बोले एक इसमें डाल दो और एक इसमें डाल दो, खत्म बात। ये तो कोई भी कंपाउंडर कर देगा, बोले उसमें से हुआ कि साफ़ सुथरा होगा, वहाँ पर आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेन वही बात आई ना। उसके लिए हमने कहा अलग से उस पर्टिकुलर चीज़ के स्पेशलिस्ट लगते हैं जो उसी पे काम करते हैं, जिन्होंने उसी से रिलेटेड डिग्रीज और वर्क एक्सपीरियंस लिए होंगे, ठीक है ना। हर काम हर आदमी नहीं कर पाएगा ना। ये जैसे आप देखें यही है जिसकी हम बात कर रहे थे, देख रहे हैं 2 इंजेक्शन बेचारे को लगे हुए हैं, तो मैंने कहा 2 इंजेक्शन तो कोई भी लगा देगा, असली काम तो। इसलिए आप देखेंगे डायलिसिस पे रखना है, वेंटिलेटर पे रखना है, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें, ऑक्सीजन लगनी है, या आप देखना घर में लगा दूँ, घर में नहीं लग पाएगी, कितनी ऑक्सीजन रखनी है, कितना प्रेशर रखना है, क्या करना है, सब ये डॉक्टर डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ पेशेंट। इस पर डिपेंड करेंगे ना। या एक सुना होगा जो बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं, उनको कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। मुझे थोड़ी है, कोई पागल हो गया तो फिर घर में कुर्सी पे बांधा, 2 तार लगाया, दोनों कान में लगा दिए, बोलिए क्या करें, बोले सही कर रहे हैं, शाम तक हो ही जाएगा। वो नहीं कर सकते, प्रॉपर मशीन ध्यान दिया, कभी उस डिवाइस को देखना, अगर नेट पे देखने में मिलेगी, तमाम सारे मॉनिटर्स, तमाम सारे बटन, कितना वोल्ट, कितना करंट, कितना टाइम, क्या फ्लक्चुएशन, वही कर पाएगा जो साइकियाट्रिस्ट होगा। तुम सोचो पेट वाले डॉक्टर से लगवा दो तो नहीं होने वाला। हाँ चलो, ये तो समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई समस्या तो नहीं। ये फिगर आपके आएगा नहीं, तो केवल एक इलस्ट्रेशन है, इस टाइप से आगे काम करती है। ये मशीन हो गई, ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन है जो आपका आ रहा है, वो धीरे धीरे आप ध्यान से देखेंगे जो वेस्ट मटेरियल धीरे धीरे ड्रॉप द ड्रॉप निकलते जाते हैं। अब मुझे लग रहा है आपका चैप्टर जो है मेरी तरफ से कंप्लीट अप हो जाता है। अब इसीलिए आप क्या काम करेंगे, टेस्ट खेलेंगे। बढ़िया, टेस्ट कब खेलना पसंद करेंगे? सैटरडे को